नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य चतुर्दशं पाठं वयं पठामः। आर्यभट्टः इति पाठः अस्ति। आर्यभट्ट पाठ है 14वां पाठ कक्षा 8 का। और इस पाठ को हम देखेंगे। इसकी व्याख्या सरल भाषा में आपको प्राप्त होगी, तो अंत तक बने रहिए और इसकी व्याख्या देखिए। सबसे पहले जो है, इस पाठ का नाम आर्यभट्ट है, जो कि एक हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उनका नाम आर्यभट्ट था। उन्हीं के नाम पर यह पाठ है और उनके जीवन के विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो कुछ बातें उनके विशेष पाठ के विषय में बताई जा रही हैं, तो उनको भी एक बार हम लोग पढ़ते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। भारतवर्ष हमारे देश का नाम है। अमूल्य निधि है, इसकी अमूल्य निधि है, अमूल्य खजाना है, यानी बेशकीमती खजाना है। वो क्या है? ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। ज्ञान और विज्ञान की एक लंबी परंपरा है। यानी हमारे देश में बहुत समय पहले से ही ज्ञान विज्ञान की चीजें चलती आ रही हैं। इनका समय बाद में है। इससे पहले भी हमारे देश में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों से अपना विषय प्रस्तुत किए हैं। जैसे 1-2 नाम आपको पता भी होगा, जैसे चरक ऋषि हुए हैं, सुश्रुत ऋषि हुए हैं। ये सभी मेडिकल के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में इलाज करने के लिए बहुत सारी विधियों को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से ज्ञान विज्ञान की परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा को, यानी जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। प्रबुद्ध मनीषियों ने यानी प्रबुद्ध यानी विद्वान लोगों ने किया है। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। और इन्हीं मनुष्यों में जो लोगों ने ज्ञान विज्ञान की बातें हमारे देश में बताई हैं, उनमें ही अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। यानी आर्यभट्ट भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो कि ऋषि थे। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। दशमलव पद्धति के विषय में, जो कि गणित में आप प्रयोग करते हैं, उसके विषय में सबसे पहले प्रयोग करने वाले आर्यभट्ट थे। और उन्होंने गणित को एक नई दिशा दी। यानी गणित के विषय में इनके बाद बहुत सारे कार्य हुए। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। इन्हें यानी आर्यभट्ट को एवं उनके प्रवर्तित सिद्धांत मतलब उनके बताए हुए सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का, तत्कालीन यानी उस समय के, जिस समय आर्यभट्ट थे उस समय के तत्कालीन रूढ़िवादी, यानी जो भी लोग उस समय अपने आप को विद्वान मानते थे, उनको विरोध झेलना पड़ा था। यानी कि उनका विरोध कर रहे थे, आर्यभट्ट का विरोध कर रहे थे कि जो तुम्हारी बातें हैं वो सही नहीं है। इस प्रकार से वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले, यानी गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। यानी कि गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा, यानी कि गिन करके गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों को, आकाशीय पिंड जैसे कि सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र हैं, इन सभी पिंडों को इनकी गति का प्रवर्तन करने वाले कि कौन कितने दिन में चक्कर लगाता है, कौन कितने घंटे में चक्कर लगाता है। जैसे सूर्य जो है वो अपने स्थान पर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है तो कितना समय लेती है। इस प्रकार की गति का प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि इस पाठ में क्या-क्या बातें बताई जाएंगी। यहाँ पर परिचय हो गया। अब हम संस्कृत पदों के द्वारा, संस्कृत वाक्यों के द्वारा इस पाठ को समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी व्याख्या मैं आपको विभक्ति के अनुसार और व्याकरण के अंशों के अनुसार भी बताऊंगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, जो चीजें कॉपी में लिखने लायक हैं उनको कॉपी में भी आप लिखते जाएंगे। जैसे पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः, पहला लाइन जो है, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः, इतना है। उसके बाद आगे पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। इस लाइन को समझ लेते हैं।
पूर्व दिशायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है। उदेति क्रियापद है, सूर्यः कर्तृपद हो जाएगा। तो सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। जैसे इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि सूर्योदय हो रहा है। सूर्य उदय हो रहा है, पूर्व दिशा में उदय हो रहा है। च को हम इस जगह प्रयोग करेंगे, यानी कि और पश्चिम दिशायाम, यहाँ भी सप्तमी एकवचन विभक्ति में है, तो पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति यानी अस्त हो जाता है। सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। जब पूर्व दिशा में निकला और पश्चिम दिशा में अस्त हुआ तो ऐसा ही इति दृश्यते ही लोके, ये संसार में ऐसा दिखाई देता है। यानी हम सभी तो यही देखते हैं कि सूर्य पूर्व में निकला और शाम होते-होते पश्चिम में अस्त हो गया। तो इसका मतलब जैसे यहाँ देखिए चित्र में कि सूर्य उदय हो रहा है और शाम में ये अस्त हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं ऐसा। परम परंतु न अनेन अबोध्यम अस्ति, इससे नहीं, इससे नहीं, किससे? यानी कि सूर्य पूरब में उदित हुआ और पश्चिम में अस्त हो गया, इसके द्वारा अबोध्यम अस्ति, यह नहीं समझना है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परंतु यह नहीं समझना है, अवबोध्यम अस्ति यानी समझना है, यत कि सूर्यो गतिशील इति, सूर्य गतिशील है। परंतु हमें यह नहीं समझना है कि सूर्य गतिशील है। किस बात से? कि सूर्य पूर्व में उदित हुआ और पश्चिम में जाके अस्त हो गया। अब इससे हमें ये नहीं समझना है कि सूर्य गतिशील है। लेकिन हम लोग ऐसा ही देखते हैं कि भाई सूर्य पूर्व में उदित हुआ है और पश्चिम में अस्त हो गया, तो सामान्य हम क्या ये अनुमान लगाते हैं कि सूर्य चलते-चलते पश्चिम में जाकर के अस्त हो गया। तो अनुमान तो यही लगाते हैं कि सूर्य गतिशील है। लेकिन आचार्य आर्यभट्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं मानना है, ऐसा नहीं समझना है। तो क्या समझना है? आगे बता रहे हैं। सूर्यो अचलः, सूर्य अचल है। ये अवग्रह चिन्ह है, अवग्रह पढ़ा जाता है। तो सूर्यो अचलः, सूर्य अचल है और पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलायमान है। यानी सूर्य अपने जगह पर है, पृथ्वी चलायमान है। या 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 मतलब जो पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति इति, जो अपने अक्ष पर घूम रही है। सूर्य तो अचल है, लेकिन पृथ्वी चलायमान है, और वह जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर भी घूम रही है। इति ऐसा सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, सांप्रतम मतलब अब ये जो सिद्धांत है स्थापित हो चुका है। पहले तो लोग ऐसा नहीं मानते थे, लेकिन अब यह बात स्थापित हो चुकी है कि सूर्य अपने जगह पर है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ और अपने अक्ष पर भी। चलिए उसको चित्र से देखेंगे। तो यहाँ देखिए इस चित्र में ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ भी एक पृथ्वी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। नहीं, सब एक ही पृथ्वी है। अब एक ही पृथ्वी है, तो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो यहाँ है, कुछ समय बाद यहाँ हो जाएगी, कुछ समय बाद यहाँ हो जाएगी, कुछ समय बाद यहाँ हो जाएगी, और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो अपने अक्ष पर घूम रही है, तो देख लीजिए, जैसे जब सूर्य के सामने ये भाग है पृथ्वी का, तो ये जो अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, साउथ और नॉर्थ वाला जो अमेरिका है, वो सूर्य के सामने है। तो यहाँ पर दिन है अभी। ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए अफ्रीका और यहाँ पर भारत भी है। यानी ये भाग सूर्य के सामने है, तो यहाँ पर दिन है। तो ये अपने अक्ष पर भी घूम रही है पृथ्वी, इस तरह से रोटेट हो रही है। तो जो भाग सूर्य के सामने आ जाएगा, वो भाग दिन हो जाएगा, और जो भाग पीछे हो जाएगा, वो रात हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये समझना है कि सूर्य जो अपने स्थान पर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है, तथा अपने अक्ष पर भी घूम रही है। जब अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है, तो दिन और रात होते हैं, और जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, गर्मी, सर्दी, इस तरह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इस बात को हमें यहाँ समझ लेना है। तो ये पहला पैराग्राफ हो गया, आगे चलते हैं। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विद च आर्यभट्टः। अब ये सिद्धांत, अयम सिद्धांत, यह सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? तो पीछे जो बताया गया है, कौन सा सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत सिद्धांत है
सूर्योऽचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति। ये सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, पहली बार जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया, जिसके द्वारा बताया गया, स आसीत महान गणितज्ञः, वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत अधिक गणित को जानने वाले थे, ज्योतिर्विद और ज्योतिष को भी जानने वाले थे। तो ऐसे थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। तो ये यहाँ उनके विषय में बता दिया। आगे चलते हैं। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। उन्होंने क्या किया? तो पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पहले के लोग जो थे ना, वो बोला करते थे पृथ्वी स्थिर है। जैसे हम आप सब भी बैठे हैं तो लगता है ना कि पृथ्वी तो स्थिर है, यदि हिलती तो हम भी हिलते, हमें पता चलता। तो ये जो बात है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि, ये परंपरा से चली आ रही थी बात, रूढ़ हो गया था ये कि पृथ्वी तो स्थिर ही है, सबको यही मानता था पृथ्वी तो स्थिर ही है। तो ऐसी जो बात थी उसको तेन, उनके द्वारा यानी आर्यभट्ट के द्वारा प्रत्यादिष्टा खंडित कर दी गई, उसको गलत बता दिया गया। तो अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरया, ऐसी जो परंपरा प्रचलित रूढ़ी, प्रचलित रूढ़ी थी, परंपरा से यानी पहले से, क्रम से। परंपरा मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी के भी पिताजी, इस तरह से जो क्रम से जो चला आ रहा है उसको परंपरा बोलते हैं। तो उस परंपराया प्रचलिता रूढ़ी, प्रचलित जो रूढ़ी बात है उसको उन्होंने खंडित कर दिया। तो ऐसा हो गया। अब आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ में। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने एक बात बताई। क्या बताई? कि यद, क्या बताई? वो है कि गतिशीलायाम नौकायाम, दोनों में सप्तमी है तो विशेषण विशेष से हो जाएगा। गतिशील नौका में उपविष्ट मानव, बैठा हुआ आदमी, नौकाम, नौका को स्थिराम अनुभवती, स्थिर मानता है, स्थिर समझता है। कैसे? तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मानव नौका को स्थिर मानता है, अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, अन्यान च और अन्य यानी दूसरों, दूसरे पदार्थों को गतिशील मानता है। तो ऐसा है कि यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं आर्यभट्ट जी कि जैसे नाव में बैठा हुआ आदमी सोचता है कि मैं तो नाव में बैठा हूँ, स्थिर हूँ, और दूसरे पदार्थ जैसे कि पानी के में बीच में कोई चीज आ गया या पेड़ साइड में आ गया तो ऐसा समझते हैं कि पेड़ पीछे जा रहा है ना, पानी पीछे जा रहा है। तो ऐसा हम लोग समझते हैं। एवं एवं ऐसे ही गतिशीलायाम पृथिव्याम, दोनों में सप्तमी एक वचन है, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मानव, स्थित मानव, हम पृथ्वी पर गतिशील पृथ्वी पर हैं, और ऐसा पृथ्वी में स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर मानता है, सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान व्यक्ति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील व्यक्ति मतलब समझता है। तो जैसे नाव में बैठा हुआ व्यक्ति नाव को स्थिर मानता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील मानता है, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति पृथ्वी को स्थिर मानता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। तो पहले पैराग्राफ में आपने जैसे देखा था कि सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक उसको हम लोग जानते हैं कि सूर्य गतिशील है, लेकिन वो तो गलत है, वैसा है नहीं। तो उसको इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया कि आप लोगों का जो मानना है वो कैसा है। आप लोगों का मानना है कि भाई सूर्य जो है गतिशील है और पृथ्वी जो है स्थिर है, ऐसा जो मानना है ना वो वैसा ही है जैसे कि नाव में बैठा हुआ आदमी समझता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग इस पृथ्वी, गतिशील पृथ्वी पर बैठे हुए हैं और सूर्य जो है वो अपने स्थल पर है, अपने स्थान पर है, और पृथ्वी गतिशील है, पृथ्वी गति कर रही है। आगे और बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, आगे देखते हैं। अब कहते हैं 476 यानी कि षट सप्तति अधिक चतुशतमे वर्षे, मतलब 476 तमे ख्रिस्ताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान इति, उनका जन्म हुआ है। इति ऐसा तेनैव विरचिते, उनके द्वारा ही रचित, तेनैव में संधि है,
तेन प्लस एव, उनके द्वारा ही रचित। किसमें? आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे। आर्यभटीयम एक ग्रंथ है, उसका नाम आर्यभट्ट जी ने जिस ग्रंथ को लिखा है उसका नाम है आर्यभटीयम। तो आर्यभटीयम जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा जन्म कब हुआ है। तो इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, उस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। अयम ग्रंथः, यह ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? आर्यभटीयम, यही वाला ग्रंथ। इस ग्रंथ को तेन, उनके द्वारा, किनके द्वारा? तो आर्यभटेन, आर्यभट्ट के द्वारा त्रयोविंशतितमे वयसि, 23 साल की उम्र में, त्रयोविंशति 23 साल की उम्र में लिखा है। आर्यभटीयम ग्रंथ बहुत बड़ा ग्रंथ है। और इसको उन्होंने कितने उम्र में लिखा? तो जब उनकी उम्र थी 23 साल। और आज हम देख लीजिए कि 23 साल की उम्र में क्या होता है, लोग क्या करते हैं। तो आज और उनके समय में अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय कितने लोग विद्वान थे और कितना काम किया करते थे। तो ये बात हमें यहाँ पता चलती है। 23 साल की उम्र में आज देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं करते, एकदम रात में इधर-उधर घूमते हैं, तो निशाचर हैं वो, निशाचर के जैसे घूमते हैं। तो वो ऐसा हम आर्यभट्ट के विषय में समझ सकते हैं कि वो बहुत बड़ा काम किए, 23 साल की उम्र में उन्होंने लिखा। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। चलिए, यहाँ तृतीय बहुवचन है, तो ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा। ऐतिहासिक स्रोत क्या है? तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, उसमें कुछ-कुछ चीजें बताई जाती होंगी। जैसे ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है? तो बिल्डिंग होते हैं, कुछ ग्रंथ होते हैं, उनके माध्यम से हम जानते हैं, ज्ञायते, पता चलता है, यत् कि पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के निकट, निकषा के युग में द्वितीया, उपपद विभक्ति में। तो पाटलिपुत्र के निकट नजदीक में आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्, आर्यभट्ट की का वेधशाला, आर्यभट्ट की वेधशाला यानी प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान किया जाता है यत् कि तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में आसीत्, कि उनका जो कर्म भूमि था वो पाटलिपुत्र ही था, पाटलिपुत्र में वो काम करते थे, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान जो है गणित ज्योतिष से संबद्ध है, गणित ज्योतिष से संबद्ध है। यत्र, जहां पर संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहां पर संख्याओं का की गणना, संख्याओं की गणना जो है ना वो महत्व रखती है। तो गणित ज्योतिष से संबंधित इनका योगदान है, और जहां पर संख्या मुख्य है, संख्याओं पर विश्वास करना है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वस्ति स्म, तो आर्यभट्ट जो हैं वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे, न विश्वसिति स्म। अब ज्योतिष शास्त्र दो हो गया, एक गणित ज्योतिष और एक फलित ज्योतिष। अब गणित ज्योतिष क्या है जी? गणित ज्योतिष वो है जिससे हमें ये पता चलता है कि दिन में और रात में क्या अंतर होगा, दिन कितने घंटे का, रात कितने घंटे की, और सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, वर्षा ऋतु कितने दिनों बाद आ जाएगी, कितने महीने तक वर्षा ऋतु रहेगी। ये सब जो चीजें हैं वो सभी गणित ज्योतिष से संबंधित है। फलित ज्योतिष में क्या है? वो बता देगा आपके ऊपर शनि ग्रह का असर है, आपके ऊपर किसी और का असर है, हाथ देख करके बता देंगे भाग्य को, तो फलित ज्योतिष है। तो आर्यभट्ट जो है वो फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे। आगे चलते हैं। चलिए, ये यहाँ पर बता रहे हैं, गणित पद्धत्या कृतम आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। अब देखो, गणित ज्योतिष में विश्वास करते थे, तो गणित पद्धत्या, तृतीया एक वचन है, गणित पद्धति के द्वारा, गणित पद्धति के द्वारा, गणित पद्धत्या यानी गणित गणित पद्धति से, कृतम आकलनम किए हुए आकलन को, आधृत्य लेकर के, आकलन पर आधारित करके, ये वही तेन प्रतिपादितम उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया यत् कि ग्रहण में, ग्रहण जो जानते हैं ना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, उसमें राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम, राहु केतु नामक दानव ये कारण नहीं है। सीरियल में देखे होंगे राहु केतु ये दानव हैं,
तो ऐसे ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में इनका कोई रोल नहीं है, ऐसा आर्यभट्ट जी बता रहे हैं। यत्र तु तत्र तु यानी वहां पर तो, यानी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, तीन ही कारण है। क्या-क्या? सूर्य बीच में, चंद्र, पृथ्वी, यही कारण है। सूर्य दूर है ना, दूर होने के कारण छोटा दिखाई दे रहा है। ये नजदीक होने के कारण बड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सूर्य बड़ा है इनसे। तो 3 कारण हैं जी। कहते हैं सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः। अब यहाँ देखिए सूर्यं परितः, परितः के योग में द्वितीया उपपद विभक्ति है। तो सूर्य के चारों तरफ भ्रमन्त्याः पृथिव्याः षष्ठी एकवचन है, घूमती हुई पृथ्वी के। भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, घूमती हुई पृथ्वी के, यानी सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने से ग्रहण होता है। यानी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है और चंद्रमा का जो परिक्रमा पथ है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो ग्रहण हो जाएगा। या फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने पर ग्रहण। दूसरा है कि सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आने पर ग्रहण हो जाएगा, ये कारण है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग जब होगा तो ग्रहण होता है। आगे चलते हैं। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते। जब पृथ्वी के, यदा मतलब जब, पृथिव्याः षष्ठी एकवचन, पृथ्वी के छायापातेन, छायापात से यानी छाया से, चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ देखिए चंद्रमा का पूरा पूरा जो ये पूर्णिमा का दिन है और पृथ्वी का की छाया पड़ रही है चंद्रमा पर, तो ये पूरी पूरी पृथ्वी की छाया पड़ रही है तो प्रकाश कितना है? बहुत थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यानी प्रकाश रुक जा रहा है, तो ये चंद्र ग्रहण हो रहा है। और तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के मध्य बीच में समागतस्य चंद्रस्य, जब चंद्रमा आ जाता है, यानी ये देखिए सूर्य है और पृथ्वी इधर बाद में होगी और बीच में चंद्रमा आ गया तो चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। चलिए इन दोनों ही बातों को अगले आगे और देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए, इसमें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सूर्य है, पृथ्वी है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ तो रहा है, लेकिन बीच में यदि चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश आधा, इतना भाग तो चंद्रमा पर आ गया, यानी इतना प्रकाश उस पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा। जब ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। दूसरा ये है, जब ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ गई तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जाएगा नहीं, और जब जाएगा नहीं तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है चंद्रमा, तभी हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है ये चंद्र ग्रहण हो गया। सामान्य रूप से देखिए पिछले स्लाइड में आपको एक चीज और समझ में आएगी। यहाँ पर ये सामान्य चीज है। देखिए सूर्य है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आ रहा है, पृथ्वी पर भी, तो पृथ्वी के लोग चंद्रमा को आसानी से देख लेंगे। लेकिन यही कंडीशन आगे में क्या है? मान लीजिए कि पृथ्वी पर आदमी है और चंद्रमा बीच में आ गया तो सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से नहीं आएगा पृथ्वी पर, तो सूर्य ग्रहण हो, यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो जाएगा। दूसरा, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर गया नहीं तो पृथ्वी से हम देख नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण हो गया। तो ये दोनों ही बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। अब समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नूतन विचारों के स्वीकार में, दोनों में षष्ठी बहुवचन है, तो नए विचारों के स्वीकार करने में सप्तमी यहाँ पर है, प्रायः, प्रायः करके, सामान्य जनः, सामान्य लोग, काठिन्यम अनुभवन्ति, काठिन्य अनुभव करते हैं। यानी जब भी कोई नया विचार आता है, नया सिद्धांत आता है, तो उसको सामान्य लोग कठिन मानते हैं, क्योंकि उसकी आदत नहीं होती है। ऐसा ही जैसे कि मान लीजिए कि विद्यालय में है,
विद्यालय में कोई भी नया एक्टिविटी शुरू हो जाता है तो उसमें थोड़ा-सा कठिनाई होती है। तो ये ऐसे ही होता है। आगे चलते हैं, भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभटस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही तथैव तथा प्लस एव वृद्धि संधि, वैसे ही आर्यभटस्य प्लस अपि दीर्घ संधि, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ बहुत, क्योंकि वो नया विचार लेकर आए थे। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, उनके सिद्धांत की उपेक्षा की गई, एकदम अनादर, नहीं तुम्हारे सिद्धांत नहीं मानते, इस तरह से बोला गया। स पंडित मन्यमानानाम उपहास पात्रम जातः, वो जो आर्यभट्ट थे, स मतलब आर्यभट्ट, पंडित मन्यमानानाम, जो अपने आप को पंडित मानते थे, ऐसे लोगों का उपहास पात्र बन गए। मतलब कि उपहास का मतलब होता है वो मजाक के पात्र बन गए, उनकी हंसी उड़ाई जाने लगी, इस तरह क्या हो गया था। चलिए आगे, पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्ट, फिर भी उनकी जो दृष्टि थी, आर्यभट्ट की जो दृष्टि थी, आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिया था, वो कालातिगामिनी दृष्टा, काल को पार करने वाली दिखाई दी, मतलब कि समय को लांघने वाली दिखाई दी। यानी जो उन्होंने बताया था ना, उस समय को पार कर गई, यानी उस समय विरोध झेलना पड़ा, कोई बात नहीं, निकल गया समय, लेकिन बाद में उनका सम्मान हुआ। तो ऐसी दृष्टि निकली उनकी। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, दोनों में तृतीय बहुवचन है, तो इनके द्वारा तस्मिन यानी कि आर्यभट्ट में, तस्य च सिद्धांत, और उनके सिद्धांत में समादरः प्रकटितः, आदर किया गया, उनका बहुत सम्मान दिया गया। और अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से उनका सम्मान हुआ, इसी कारण से अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतं, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम, प्रथम प्लस उपग्रह, यहाँ पर गुण संधि है, का नाम आर्यभट्ट इति, आर्यभट्ट ऐसा किया गया, हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट। तो ऐसा हमारा फर्स्ट जो सैटेलाइट है ना, वो आर्यभट्ट, ये देखिए चित्र यहाँ पर है। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के, अथच और विज्ञान परंपरा के, गणित में और विज्ञान दोनों में, असौ, असौ मतलब वह मतलब आर्यभट्ट, एक शिखर पुरुष थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। शिखर पुरुष मतलब बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो इस तरह से ये पाठ यहाँ पर संपन्न हो जाता है, और इसके प्रश्नोत्तर को हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक ये अच्छे से आप इस पाठ को दोहरा सकते हैं।